वडेरे की रखेल एपिसोड नंबर 9। ये बंदे उसने कराची से ही आपके पीछे लगाए थे जो दिन रात आपकी राखी कर रहे थे, और कल रात मौका मुनासिब जानकर उन्होंने हमला कर दिया। मुझे इंतहाई अफसोस है कि मेरे एक बरसों पुराने साथी ने दगा किया और मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। सारी बात बताकर हनीफ ने गमजदा अंदाज में अपना सर झुका लिया। मैंने पूछा, अब सरदार अली कहाँ है? तो उसने उसी तरह सर झुकाए हुए कहा कि उसे मैं कल रात ही नहर में डाल चुका हूँ। क्योंकि पानी का बहाव तेज था तो पता नहीं कहाँ तक पहुंच चुका होगा। कल उसे सारी मालूमात लेने के बाद मैंने 2 गोलियां उसकी खोपड़ी में उतारी और फौरन आपकी मदद को पहुंचा, क्योंकि उसके मुताबिक उसके साथी आपके घर पर हमला कर चुके होंगे। और कुदरत की करनी देखिए कि मैं ऐन वक्त पर पहुंच गया। मैं उठा और हनीफ खान को कंधों से पकड़कर उठाते हुए बोला, हनीफ, तुमने जो किया सही किया और मैं इस पर तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। आज से तुम मेरे लिए काम करने वाले तनख्वाहदार नहीं बल्कि दोस्त और भाई की हैसियत से रहोगे। कुछ देर इसी तरह की बातों में गुजर गई। फिर हम दोनों ने उसे आज हवेली में होने वाली बातचीत से मतला किया तो वो भी पुरजोश हो गया। सर, इस तरह तो हमें और खेलने का मौका मिलेगा। हम उनके अंदर रहकर ही उनकी जड़ें काटेंगे। मैंने हनीफ को बोला, बस तुम अपनी आंखें खुली रखना और चौकस रहना, किसी भी वक्त तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। फिर मैं और नादर वहां से निकलकर घर पहुंच गए। अगले 4-5 दिन आराम में गुजर गए। पुलिस वाले दोबारा एक दफा आए और हमारे बयानात लेने के बाद खाना खाकर और नजराना लेकर चले गए। नादर अब रूटीन से हवेली जा रहा था। 4-5 दिन में मेरा जख्म भी भर चुका था। तो फिर एक दिन नादर मुझे भी हवेली ले गया। एक बात बताता चलूं, शमसा को बड़ी मुश्किल से राम किया था। वो नहीं मान रही थी कि मैं भी हवेली वालों की मुलाजमत करूं, लेकिन ये तो मुझे करना था क्योंकि मेरे सामने एक मकसद था। शमसा को जब ये कहानी सुनाई कि हवेली वालों के असरो रसूख की वजह से दोबारा कभी कोई वारदात नहीं होगी, तो शमसा नीम राजी हो गई। हवेली में मेरा पहला दिन था। मुझे एक करोला कार दी गई। टेस्ट ड्राइव के बाद मैं उसे अच्छी तरह चेक कर चुका था। थोड़ी देर बाद मुझे अंदर से एक मुलाजमा ने बताया कि छोटी बीबी को लाहौर किसी काम से जाना है, तो मैं तैयार रहूं। मैं गाड़ी के पास ही मौजूद था कि अंदर से शबीना सयाल आती दिखाई दी। शबीना आकर चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ गई। उसी वक्त दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं जो गाड़ी में बैठ रहा था मुड़कर देखा तो इतने अरसे बाद चीमों को अपने सामने पाया। वो भागती हुई आई और गाड़ी का दरवाजा खोलकर शबीना के साथ बैठ गई। मैंने चुपचाप गाड़ी स्टार्ट की और हवेली से बाहर निकल आया। तकरीबन 10 मिनट बाद हम लोग गांव से निकल रहे थे जब शबीना की आवाज सुनाई दी। वो मुझे कह रही थी कि गाड़ी मॉडल टाउन ले चलो। मैं सीधा गाड़ी भगाता हुआ मॉडल टाउन की तरफ चल पड़ा। मॉडल टाउन में एक कोठी के आगे शबीना ने गाड़ी रुकवाई और उतर के चीमों को साथ लेकर कोठी में दाखिल हो गई, जबकि मैंने वहीं हल्का सा नीम दराज होकर सिगरेट सुलगाई और सोचने लगा कि ये शबीना की काया कैसे पलट गई। ये तो इंतहाई नकचिड़ी और मगरूर लड़की है। फिर चीमों जैसी मुलाजमा के साथ ऐसे आना, वो भी दोनों एक ही सीट पर बैठ जाएं। बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। चीमों का ख्याल आते ही सोचों का रुख खुद ब खुद चीमों के साथ गुजरे वक्त की तरफ हो गया। चीमों पहले की निस्बत थोड़ी सेहतमंद हो चुकी थी और उसके जिस्म की खूबसूरती में भी इजाफा हुआ था। मैं अभी इन सोचों में ही गुम था कि मुझे गाड़ी का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मैं चौंक कर सीधा हुआ, देखा तो वो चीमों थी। मैं बैक मिरर में उसको देख रहा था। वो मेरी तरफ देखकर बोली, छोटी बीबी को यहाँ अभी 2 घंटे लगेंगे, हमें एक और काम जाना है। इछरा, तुम गाड़ी घुमाओ और इछरा की तरफ चलो। वहां हमें छोटी बीबी के कुछ कपड़े दर्जन से उठाने हैं। रास्ते में मेरा बहुत दिल किया कि मैं उससे कोई बात करूं, लेकिन फिलहाल मैं अपने कमाल होने का राज खोलना नहीं चाहता था, इसलिए चुप रहा। इछरा से अभी वापस निकले ही थे कि रास्ते में वो बोली, शायद तुम मुझे एतमाद के काबिल नहीं समझते जो अब तक खामोश हो। स्टीयरिंग से मेरे हाथ हल्के से डगमगाए।
और गाड़ी थोड़ा लहरा गई, लेकिन मैंने महारत से गाड़ी को काबू किया और बोला, ये तुम क्या कह रही हो? मैं समझ नहीं पाया। तो वो बोली, अब बस करो कमाल, और कितना छुपाओगे, कितने झूठ बोलोगे? माना कि बहुत सारे मर्दों से मेरा वास्ता हुआ है, मगर औरत उसे कभी नहीं भूलती जिसके साथ वो अपनी मर्जी से लेटती है, क्योंकि वो उसे अपना मर्द समझती है, और अपना मर्द कभी भुलाया नहीं जा सकता। और तुमने मुझ जैसी लड़की के लिए जो किया वो मैं कैसे भूल सकती हूँ? फिर तुम्हारे साथ जो हुआ, जैसे हुआ, एक एक लम्हे की खबर है मुझे। मैंने गाड़ी एक साइड पर रोकी और उसे अगली सीट पर आने को कहा। वो चुपचाप उतरकर मेरे साथ वाली सीट पर आकर बैठ गई। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई और निस्बतन एक सुनसान जगह पर दरख्तों के झुंड में रोक ली। चीमों की तरफ देखकर पूछा कि तुम कैसे कह सकती हो कि मैं कमाल हूं? वो बोली, गांव में जो 4 लोग तुम्हारे जिंदा होने के बारे में जानते थे, मैं उनमें से एक हूं। इतना तो तुम्हें पता ही होगा। फिर चीमो बोली, याद है तुमने अपने घर वालों को बताया था कि जमील का एक्सीडेंट हुआ है और वो मर चुका है। मुझे ये बात बीना ने बताई थी, क्योंकि वो मेरी प्यारी सहेली थी, और नादर की तुम्हारे साथ यारी भी मुझसे छुपी नहीं थी। इसलिए जब जमील को जिंदा जावेद अपने सामने देखा तो उसी वक्त मुझे शक हुआ। चंद दिन पहले बातों ही बातों में नॉर्मल अंदाज में तुम्हारी उस छीमो ने ही नादर को ये खबर दी थी कि हवेली में कोई बड़ी मीटिंग होने वाली है। फिर राजू के बाद सफदर सियाल को भी गोलियां लगीं, और ये बात मुझे सोचने पर मजबूर कर गई। लेकिन मुझे पक्का यकीन उस दिन हुआ जब मैंने तुम्हें दोपहर के वक्त अपने तबाह शुदा घर में घुटनों के बल बैठे रोते देखा। मैं बहुत ललचाई कि भागकर तुम्हारे पास आ जाऊं और तुम्हें अपनी आगोश में समेट लूं, पर मैं नहीं कर पाई, क्योंकि तुम नहीं जमील बन चुके हो। कैसे, मैं नहीं जानती। दुनिया बहुत बड़ी है, हो सकता है तुमने कोई चक्कर चलाया हो, लेकिन तुम कमाल हो, मेरे कमाल हो। वो जज्बाती लहजे में बोलती गई। मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उसके हाथ पर रखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए, और उसने रुख मोड़कर मेरी तरफ देखा तो उसके होंठ कप कपा रहे थे। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ चीमो, मेरी जान, मैं कमाल ही हूँ। वो चीख मार कर मुझसे लिपट गई और दीवाना वार मेरे चेहरे को चूमने लगी। कमाल, कमाल, हाय तुम फिर से मिल गए तो मेरा सैरों खून बढ़ गया। मैंने उसे चुप करवाते हुए कहा, चीमो, ये जगह मुनासिब नहीं, हम फिर मिलेंगे, किसी और जगह पर बैठकर बात करेंगे, तसल्ली से बात करेंगे। उसने अपने आंसू पोंछ लिए। अच्छी तरह चेहरा साफ करने के बाद वो नॉर्मल हो गई तो मैंने गाड़ी झुंड से बाहर निकाली और रोड पे आगे बढ़ा दी। चीमो, ये राज अपने तक ही रखना कि मैं कमाल हूं और जमील कैसे बना। चीमो मेरी बात काट कर बोली, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि तुम जमील क्यों और कैसे बने, बस तुम मुझे मिल गए, इतना ही काफी है। और रह गई बात किसी को ना बताने वाली, तो कमाल राजी को ये बात लाजमन बताना पड़ेगी, क्योंकि हम दोनों मिलकर तुम्हारे लिए वो काम कर सकती हैं जो शायद तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने पूछा कि वो ऐसा खास क्या कर सकती है जो उसे मेरे बारे में बताना जरूरी है। तो चीमो बोली कि अभी नहीं, ये बताओ दोबारा कब और कहाँ मिलोगे, तब सारी बात तफसील से बताऊंगी। तो मैंने उसे और राजी को रात 8 बजे मेरे पुराने घर पर मिलने को कहा। तो वो बोली, बस ठीक है, रात को मैं टाइम पे घर पर मिलूंगी और सारी तफसील बताऊंगी। मैं भी चुप कर गया क्योंकि हम लोग मॉडल टाउन पहुंच चुके थे। कोठी पहुंचने से पहले ही मैंने गाड़ी रोककर चीमो को एहतियातन पिछली सीट पर जाने को कहा, और ये चीज थी भी सही। आखिर को मैं ड्राइवर जो था। थोड़ी देर बाद हम तीनों वापस हवेली की तरफ जा रहे थे। रास्ते में किसी ने कोई बात नहीं की और खामोशी से हम लोग हवेली पहुंच गए। बाकी का सारा दिन ऐसे ही गुजर गया। शाम को ड्यूटी खत्म होने के बाद मैं वहां से अकेले ही निकल आया, क्योंकि नादर किसी काम से नूर सियाल के साथ गुजरांवाला गया हुआ था। घर पहुंचा तो शमसा मासी के साथ गप्पे लड़ा रही थी। मुझे देखकर मासी ने इजाजत चाही और उठकर चली गई। शमसा मेरे लिए शाम के खाने की तैयारी में जुट गई। मैंने उसे बताया कि नादर गुजरांवाला गया हुआ है और लेट आएगा। साथ ही ये भी बता दिया कि मुझे किसी काम से रात को लाहौर जाना है।
तो वो साथ वाली मासी के घर चली जाए। मेरे जाने की बात सुनकर शमसा ने शाकी नजरों से मुझे देखा तो मैंने कहा, मेरी जान, बस चंद घंटों का काम है, फिर मैं वापस आ जाऊंगा, शायद सुबह से पहले ही आ जाऊं। उसने ज्यादा खरीदने की कोशिश नहीं की और चुपचाप खाना तैयार करने लगी। इसी तरह खाना खाने के बाद काफी देर इधर उधर की बातें की और मैं शमसा को प्यार से बहलाता फुसलाता रहा। फिर टाइम देखा तो 8 बजने वाले थे। मैं शमसा को साथ वाली मासी के घर छोड़कर खुद घर से निकला और चकराता हुआ नजरें बचाकर अपने घर में घुस गया। मेरा कमरा अभी तक सही सलामत था। तोड़ फोड़ तो यहां भी बहुत हुई थी, लेकिन एक साइड पर होने की वजह से जलने से बच गया था। घर में दाखिल होते ही दरो बाम ने मुझे अपनी फैमिली की याद दिला दी और मैं बोझल कदमों से अपने कमरे की जानिब चल दिया। कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि कमरे की अच्छी तरह सफाई की हुई है। मेरे दिल में पहला ख्याल ही छीमों का आया, हो ना हो वही आकर सफाई सुथराई कर गई हो, जो कि बाद में छीमों के आने पर साबित भी हो गया कि कुछ देर पहले ही वो सफाई सुथराई कर गई थी। मेरा बेड सही सलामत था, चादरें मैली लेकिन गर्द से पाक थीं। मैं सिगरेट सुलगाकर लेट गया और छीमों और राजी के आने का इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद ही दरवाजे पे आहट हुई तो मैं उठकर बैठ गया। छीमों और राजी दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो रही थीं। कुछ देर बाद ही दरवाजे पे आहट हुई। छीमों और राजी अंदर आकर मेरे साथ बेड पर बैठ गईं। हाल हवाल के बाद मैंने राजी और छीमों को पूरी कहानी सुनाई कि कैसे मैंने सफदर सियाल का काम तमाम किया। राजी सफदर की मौत की दास्तान सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, कमाल, तुम वाकई ही कमाल हो। तुमने सिर्फ मेरी दोस्त की खातिर सफदर से बदला लेने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम ही होगा। तुम बहुत अच्छे हो कमाल। फिर उसने वादा किया कि कमाल चौधरियों से बदला लेने में मैं तुम्हारी हर तरह की मदद करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। और वैसे भी मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ चौधरियों के खानदान का खात्मा है। फिर छीमो और राजी ने मुझे बताया कि चौधरियों के घर के किचन की जिम्मेदारी हम दोनों के सर आ गई है। ये सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। मैंने जोर का कहकहा लगाया और बोला, वाह छीमो वाह, आज तो दिल खुश हो गया। बस अब मेरा काम आसान हो गया। छीमो और राजी मेरी बात नहीं समझ सकी थी। जब उन्होंने इस बारे मुझसे पूछना चाहा तो मैंने उन्हें टाल दिया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद वो दोनों चली गईं। अगले दिन मैं नादर और हनीफ खान से मिला तो उन्हें छीमो और राजी से होने वाली पूरी बात बताई। ये सुनकर नादर भी चहक उठा और बोला कि कमाले, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? मैंने इस बात में सर हिला दिया। हनीफ खान हम दोनों का मुंह तकने लगा। ये देखकर मैंने हनीफ खान से कहा कि घबराओ मत, वक्त आने पर तुम्हें भी सब पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग गपशप में मसरूफ हो गए। बस अब हमें किसी खास मौका की तलाश थी। मैं जल्द से जल्द सयालों के खानदान को इस सफाई हस्ती से मिटाना चाहता था। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। मैं सयालों के साथ रहकर उन्हीं की सुन गुन करता रहा और साथ में शबीना की ड्राइवरी भी करता रहा। मैं इसी दौरान चौधरियों के बहुत नजदीक हो गया था। खासकर छोटा चौधरी जफर सियाल तो मुझसे बहुत गपशप करता था और मैं दिल ही दिल में उस नस्ल मिटाने के ख्वाब देखता रहता था। एक दिन बातों बातों में छोटे चौधरी जफर सियाल ने जिक्र किया कि मेरी बेटी शबीना अब 25 सालों की हो गई है। मुझे लगता है जल्द से जल्द उसकी शादी कर देनी चाहिए। मैंने भी हाँ में हाँ मिला दी। अभी ये बातें हो ही रही थीं कि वड्डा चौधरी मुजफ्फर सियाल भी आ गया। थोड़ी देर बाद छोटे चौधरी ने बड़े भाई को मुखातिब करके कहा कि चौधरी साहब, मुझे लगता है कि अब मेरी बेटी शबीना और आपके बेटे कामरान की शादी कर ही देनी चाहिए। बड़े चौधरी ने इस बात में सर हिला दिया और बोला कि हाँ, कुछ दिनों में इनकी शादी की तारीख भी रख देते हैं। याद रहे कि वड्डे चौधरी का ये आखिरी बेटा था जो कमवारा रह गया था। राजू सियाल और सफदर सियाल को तो पहले ही मार चुका था। नूर सियाल पहले से शादीशुदा था। सिर्फ कामरान सियाल ही बाकी रह गया था जो अभी तक कमवारा था। इन दोनों हरामी भाइयों की बातें सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने उसी वक्त सोच लिया था
کہ بس اس حرام کے پتر اور اس حرام زادی دونوں کو ان کی شادی والی رات ہی مار دوں گا۔ دونوں بڈھوں کے لیے اس سے زیادہ اذیت کی اور کیا بات ہوگی کہ ان کے بچوں کو ان کی شادی والی رات ہی قتل کر دیا گیا۔ یہ سوچ کر میں دل ہی دل میں خوب خوش ہوا۔ اگلے چند دنوں میں کامران اور شبینہ کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ بس میں اسی موقع کی تلاش میں تھا۔ شادی سے کچھ دن پہلے میں نے راجی اور چھیموں کو ملنے کے لیے اپنے گھر بلا لیا۔ راجی اور چھیموں کو میں نے بتایا کہ میں شادی والی رات ہی ان دونوں حرام زادوں کا قتل کر دوں گا۔ یہ دکھ ان دونوں بڈھوں کو جیتے جی مار ڈالے گا۔ دونوں لڑکیاں میری طرف حیرانی سے دیکھنے لگیں۔ اسی دوران میں نے اپنی جیب سے ایک پیکٹ نکالا اور اسے چھیموں کے ہاتھ میں تھما دیا اور انہیں سمجھاتے ہوئے بولا کہ اس سب کے لیے مجھے تم دونوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس پیکٹ میں بے ہوشی کی دوا ہے، یہ تم اپنے پاس رکھ لو۔ بس تمہیں کرنا ہے کہ شادی والی رات کسی بھی طرح اس دوا کی تھوڑی سی مقدار دلہا دلہن کے دودھ یا کھانے میں ملا دینا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ دونوں بے ہوش ہو جائیں گے۔ اور دوسرا کام یہ کہ کسی بھی طرح مجھے ان دونوں کے کمرے کی ایک چابی لا کر دو، بس باقی سب میں خود سنبھال لوں گا۔ یہ سن کر ان دونوں نے حامی بھر لی کہ ہاں کمال، ہم تمہارا کام کر دیں گی۔ ان چودھریوں کو مزہ چکھانے کا یہ صحیح موقع ہے، لیکن اگر ہم پکڑی گئیں تو چودھری ہمیں کتوں کے آگے ڈال دے گا۔ میں نے ان دونوں کو یہ حوصلہ دیا کہ بس تم اپنا کام کر دو، باقی سب میری ذمہ داری ہے۔ میں تم دونوں پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ بس اب تم لوگ جاؤ اور کل سے اپنے کام میں لگ جاؤ۔ کچھ دن بعد چھیمو دوبارہ مجھ سے ملنے آئی اور مجھے خوشخبری سنائی کہ میں نے دلہا دلہن کے کمرے کی چابی چرا لی ہے، مگر مجھے جلد ہی چابی واپس اس کی جگہ پر رکھنی ہوگی، کہیں ان لوگوں کو شک نہ ہو جائے۔ میں چھیمو سے بولا بس تم فکر نہ کرو، میں ابھی اس کی ڈپلیکیٹ چابی بنوا کر آتا ہوں، صبح تم یہ چابی اسی جگہ واپس رکھ دینا۔ میں نے فوراً بائک نکالی اور رائمنڈ پہنچ گیا۔ وہاں سے اسی چابی کی ایک نقل بنوائی اور واپس جا کر اصلی چابی چھیمو کے حوالے کر دی۔ میں نے چھیمو کو یاد دلایا کہ بس اب تمہیں ایک کام اور کرنا ہے، کسی بھی طرح وہ بے ہوشی کی دوا ان دونوں میاں بیوی کو پلا دینا۔ چھیمو نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد چھیمو واپس لوٹ گئی۔ اگلے دن میں، حنیف اور نادر ڈیرے پر ہی بیٹھے تھے۔ میں نے تمام صورتحال ان دونوں کو بتائی۔ اتنے میں نادر مجھ سے مخاطب ہوا اور بولا، کمالے، تیرے لیے ایک تحفہ لایا ہوں۔ میں نے نادر کی آنکھوں میں جھانکا۔ نادر مجھ سے نظریں چرا گیا۔ میں نے نادر سے کہا، دکھاؤ ذرا کیا تحفہ لائے ہو۔ نادر نے جیب سے ایک پسٹل نکالا اور میرے سامنے کر دیا۔ میں پسٹل کی طرف دیکھ کر حیران ہوا اور بولا، یہ تو شاہ نواز کا پستول ہے، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ بس کمالے، کل رات شاہ نواز شراب کے نشے میں مست تھا، تبھی آنکھ بچا کر میں نے اس کا پستول اٹھا لیا۔ تبھی میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے وہ پستول نادر کے ہاتھوں سے چھین لیا اور نادر کو گلے سے لگا لیا۔ میں نے اپنا آئیڈیا نادر اور حنیف کو سنایا۔ یہ سن کر دونوں میرے دماغ کی داد دینے لگے۔ میں غصہ سے بولا، بس یار، اب تم دیکھنا میں کیا کھیل کھیلتا ہوں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان چودھریوں کی تمام جڑیں کاٹ دی جائیں۔ وہ 2 دن بعد شادی تھی۔ چودھریوں کی حویلی میں رات گئے تک محفل سجی رہتی تھی۔ رات دن شراب و شباب کی محفلیں سجتی تھیں۔ سارے چودھری بہت خوش تھے۔ یہ دیکھ دیکھ کر میرا اور نادر کا خون کھولتا تھا، مگر ان لوگوں کی خوشی چند پلوں کی مہمان تھی۔ بس میں جلد سے جلد اس کنجر خاندان کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس کا شدت سے مجھے انتظار تھا۔ میں، نادر اور حنیف چودھریوں کی شادی میں شریک تھے۔ خوب گہما گہمی تھی۔ سب مہمان بد مست ہاتھی کی طرح شراب پیتے اور گل گپاڑے مچاتے رہے۔ بس میں اسی انتظار میں تھا کہ کسی طرح یہ لوگ یہاں سے دفع ہوں اور ہم اپنا کام کریں، لیکن محفل تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آخر کار کامران سیال محفل سے رخصت ہوا۔ یہ دیکھ کر ہم تینوں کے چہروں پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس پل کے لیے ہم نے کافی دن انتظار کیا تھا۔ تھوڑی دیر ہم تینوں وہیں کھڑے رہے۔
और फिर नज़र बचाकर वहां से निकल गए। हम सब वापस अपने डेरे पर पहुंच चुके थे। हमने अपने अपने हथियार संभाले और अच्छी तरह चेक करके तसल्ली कर ली। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। चीमो और राजी ने मुझे पहले ही इतला कर दी थी कि उन्होंने अपने हिस्से का काम कर दिया है, बस अब हमारा काम बाकी था। ये तकरीबन रात के 2:30 बजे का वक्त था। मैं और हनीफ अपने डेरे से रवाना होकर कमाद की फसल से होते हुए हवेली की पिछली तरफ चल पड़े, जबकि नादर वापस चौधरियों की महफिल में जा पहुंचा ताकि अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो फौरन हमारी मदद को पहुंच सके। मैं और हनीफ हवेली की पिछली तरफ पहुंच चुके थे। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। हम दोनों ने अपने चेहरे चादरों से अच्छी तरह ढांप लिए थे। क्योंकि सख्त सर्दी का मौसम था, इसीलिए हमें उम्मीद थी कि घर के तमाम अफराद इस वक्त सो चुके होंगे। घर के पहरादारों की हमें कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वो लोग भी चौधरियों के ही कुत्ते थे और उन्हीं की तरह शराब के भी आदी थे। आज तो वैसे भी शराब वाफर मिकदार में दस्तयाब थी। इन सब हराम खोरों ने भी आज खूब जम के पी थी। मुझे उम्मीद थी कि अव्वल तो सब पहरेदार शराब के नशे में मस्त होकर सो रहे होंगे, और अगर बदकिस्मती से कोई जाग भी रहा हुआ तो मेरी साइलेंसर लगी लियोगर से बच नहीं सकेगा। मेरा निशाना वैसे भी अचूक है। हम दोनों हवेली की पिछली जानिब से दीवार फैलांग कर अंदर दाखिल हो गए। रात के उस वक्त धुंध भी काफी फैल चुकी थी, इसलिए हम बेखौफो खतर अंदर दाखिल हो गए। अंदर पहुंचकर मैं पिछली जानिब की सीढ़ियों से होता हुआ हवेली की दूसरी मंजिल पर पहुंच गया, जबकि हनीफ खान सीढ़ियों के पास ही खड़ा रहा ताकि अगर कोई इस जानिब से आए या जब मैं अपना काम खत्म करके वापस आऊं तो वापसी का रास्ता बिल्कुल साफ हो। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक ऊपर का रास्ता बिल्कुल साफ था। चौधरियों का मुलाजिम बनकर रहते हुए मैं काफी बार हवेली के अंदर आ चुका था। अब मुझे तमाम रास्ते और कमरे याद थे। दूसरी मंजिल के कॉरिडोर से होता हुआ मैं सीधा कामरान सियाल और शबीना के कमरे के सामने आ गया। बाकी तमाम कमरों के दरवाजा की तरह ये दरवाजा भी बंद था। हवेली में मुकम्मल खामोशी छाई थी। मैंने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और दरवाजे के लॉक में घुमा दी। फौरन ही लॉक खुल गया, लेकिन ये क्या, दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा था। मैंने दरवाजे को थोड़ा जोर से धक्का दिया तो मुझे पता चला कि अंदर से दरवाजे के ऊपर की चुटकनी भी लगी हुई थी। अब मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो वापस पीछे लौट जाता या फिर दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होता और इन दोनों का काम तमाम करता। लेकिन अगर आवाज से कोई उठ गया तो यहाँ कोई पहरेदार इधर आ निकला तो फिर मेरे पास वक्त बहुत कम था और मेरे सर पर खून सवार था। चुनांचा मैंने आनन फानन में फैसला कर लिया कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मगर मैं आज इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मैंने दरवाजे को एक जोरदार धक्का मारा। दरवाजे की चुटकनी टूट गई। उससे पहले कि दरवाजा साइड की दीवार को जा टकराता, मैंने तेजी से आगे बढ़कर दरवाजे को थाम लिया और जल्दी से उसे दोबारा बंद कर दिया। दरवाजा खुलते ही मैंने देख लिया था कि दोनों मियां बीवी बिस्तर पर बेहोश पड़े हैं। दरवाजे का लॉक दोबारा लगाने के बाद मैं वापस पलटा और चलता हुआ बेड के नजदीक पहुंच गया। सबसे पहले मैंने कामी के हाथ बांध दिए और एक कपड़ा उसके मुंह में ठोंस दिया। फिर उसे घसीट कर सोफा पर बिठाया और उसकी टांगें भी कस के बांध दी। उसके बाद मैं शबीना की तरफ बढ़ा। छोटे चौधरी की लड़की बहुत खूबसूरत थी। ऊपर से शादी का जोड़ा और मेकअप, तौबा कयामत लग रही थी। दुल्हन ने अभी तक जेवर भी पहना हुआ था। साथ वाली टेबल पर दूध का आधा गिलास अभी भी रखा हुआ था। शायद इन दोनों को दूध पीने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। मैंने फौरन दूध का गिलास उठाकर वापस जग में डाल दिया। उसके बाद वॉशरूम में जाकर सारा दूध सिंक में गिरा दिया और पानी से सिंक भी साफ कर दिया। जग को वापस उसी जगह लाकर रखते ही मैंने शबीना के साथ भी वही कुछ किया जो कामी सियाल के साथ कर चुका था। खुशकिस्मती से बाहर किसी किस्म की कोई हलचल नहीं हुई थी। उसके बाद मैंने शबीना का सारा जेवर उतारा और एक थैले में भर लिया। चौधरी ने अपनी बेटी को अच्छा खासा जेवर दिया था। जाहिर है शबीना उसकी इकलौती औलाद थी। दोनों सियालजादों को बांधने के बाद मैं उनके मुंह में कपड़े भी ठोंस चुका था।
उसके बाद मैंने दोनों के चेहरों पर पानी के छींटे मारे, मगर इन लोगों को होश ना आया। 10 मिनट इंतजार करने के बाद इस बार मैंने पानी का पूरा जग दोनों पर उंडेल दिया और उनके चेहरों को थपथपाने लगा। थोड़ी देर बाद उन्हें थोड़ा सा होश आ गया, मगर अभी भी इन पर गनूदगी के आसार नुमाया थे। मुझे देखते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं कामी की जानिब देखकर हंसते हुए बोला, सुना कामी पुत्र, कैसा लगा शादी का तोहफा? कामी बेबसी से मेरी जानिब देखने लगा, मगर उसमें तो हिलने जुलने की ताकत भी नहीं थी। मैंने अभी तक उनके मुंह से कपड़े नहीं निकाले थे और ऐसा करने का मेरा कोई इरादा भी नहीं था। मैंने कामी की जानिब दहशतनाक नजरों से देखा और साथ ही शाहनवाज का पिस्टल उसकी कनपट्टी पर रख दिया। ये वही पिस्टल था जो नादर ने शाहनवाज की नजर से बचाकर उससे चुराया था। मैं पिस्टल पर साइलेंसर पहले ही लगा चुका था। उसके बाद मैं कामी से बोला, अब तो सोच रहा होगा कि जमील मुझे क्यों मारना चाहता है, मगर घबराओ मत, मैं तेरे इस आखिरी सवाल का जवाब भी दूंगा ताकि तू आराम से मर सके। कामी और उसकी बीवी शबीना फटी फटी नजर से मेरे चेहरे को तक रहे थे। ये देखकर मैं दोबारा बोलना शुरू हुआ, पहचान कामी, मुझे पहचान, मैं जमील नहीं कमाल पाशा हूं, जिसके हंसते बंसते घर को तुम हरामजादों ने उजाड़ दिया। देखो देखो, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है और देखना, तुम्हें मारकर मैं एक तीर से 2 शिकार खेलूंगा। तुम सियालों को तो मैं ऐसा मजा चिखाऊंगा कि मरने के लिए तैयार हो जा कामी। लेकिन रुक, अभी नहीं, मैं तो तेरी नई नवेली दुल्हन को भूल ही गया। यह कहकर मैंने पिस्टल की नाल शबीना की छाती पर रख दी। ठुस की आवाज से एक गोली निकली और उसकी एक छाती में घुस गई। शबीना कटे हुए बकरे की तरह तड़पने लगी और सोफे से नीचे गिर गई। मैंने उसे उठाकर दोबारा सोफे पर पटक दिया और दूसरी छाती पर एक और फायर कर दिया। थोड़ी देर बाद शबीना का जिस्म मुर्दा हो चुका था। कामी बेबसी से अपनी बीवी को मरता देखता रहा। बेचारा, उसके अलावा कर भी क्या सकता था। फिर मैंने कामी का काम तमाम करने का फैसला किया। मैंने पिस्टल की नाल कामी की उसी जगह घुसेड़ दी जहां राजू और नूर सियाल के घुसेड़ी थी। मैंने एक साथ 2 फायर किए। उसके साथ ही खून का एक फव्वारा बाहर निकलकर कालीन पर फैल गया। थोड़ी देर तक कामी सोफा पर तड़पता रहा और फिर नीचे गिरकर ढेर हो गया। मैं कमरे में मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ गया। वहां कुछ पैसे और जेवरात के डब्बे मौजूद थे। मैंने सारे जेवर और पैसे उसी थैले में ठोंस दिए जिसमें शबीना के जेवर उतारकर पहले भी रख चुका था। मैंने एक नजर दोनों लाशों पर डाली। उनके मुर्दा जिस्मों में कोई हरकत नहीं हो रही थी। फिर मैंने शाहनवाज का पिस्टल वहीं लाशों के पास ही कालीन पर फेंक दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने जेवरात और पैसे क्यों चुराए। मेरे अकाउंट में तो हीरे फरोख्त करके हासिल होने वाले करोड़ों रुपए पहले ही मौजूद थे और उसके अलावा लाखों रुपए नकदी की सूरत में भी मेरे यानी के जमील के घर पर मौजूद थे। दोस्तों, बताता चलूं कि एक तो मैं इस वारदात को डकैती का रंग देना चाहता था और दूसरा ये कि आज मैं एक तीर से 2 शिकार खेलना चाहता था, जो कि आगे चलकर आप लोगों को मालूम ही हो जाएगा। फिर मैंने थोड़ा सा दरवाजा खोला और कमरे से बाहर जानकर देखा। बाहर का माहौल बिल्कुल पुरसुकून था। मैं आराम से दरवाजा खोलकर बाहर निकला और दोबारा दरवाजे को लॉक लगा दिया। उसके बाद मैं उसी रास्ते से वापस नीचे की तरफ जाने लगा जहां से ऊपर आया था। मैंने जैसे ही पहला कदम सीढ़ी पर रखा, मुझे ऊपर की जानिब से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई सीढ़ियों से नीचे की जानिब उतर रहा था। मैंने खुद को दीवार के साथ लगा लिया। थोड़ी देर बाद ही नीचे उतरने वाला मेरी नजरों के सामने था। वो एक पहरेदार था जिसकी बंदूक उसके कंधे पर लटक रही थी। मैंने फौरन एक फायर कर दिया। गोली सीधा उसकी खोपड़ी में लगी और वो सीढ़ियों पर ही ढेर हो गया। मैं जल्दी से सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे पहुंच गया। हनीफ खान नीचे ही सीढ़ियों के दाएं हाथ पर दीवार की ओट में खड़ा सिगरेट पी रहा था। उससे थोड़ा फासले पर ही 2 लाशें भी पड़ी थीं, जो कि यकीनन पहरेदारों की ही थी। मैंने हाथ के इशारे से उसे बाहर निकलने को कहा। हम दोनों दीवार फलांग दोबारा हवेली की पिछली साइड उतर गए और कमाद से होते हुए मेरे डेरे पर पहुंच गए।
نادر خان ڈیرے پر ہی ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ ہم نے ڈیرے پر پہنچتے ہی پوری تفصیل نادر کو بتائی اور زیورات والا تھیلا نادر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ نادر نے تھیلا کھول کر اچھی طرح ٹٹولا اور پھر ایک ہار نکال کر جیب میں ڈال لیا۔ باقی کے زیورات اور پیسے حنیف کو تھماتے ہوئے نادر بولا، یہ لو حنیف خان، یہ تمہارا انعام ہے، جاؤ اسے کسی اچھی جگہ چھپا دو تاکہ کام ختم ہونے کے بعد یہ تمہیں آسانی سے مل جائیں۔ حنیف خان نے تھیلا اٹھایا اور ڈیرے کے قریب ہی ایک گڑھا کھود کر سارا مال اس میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد ہم لوگ وہیں سو گئے۔ ابھی صبح کی اذانیں بھی نہیں ہوئی ہوں گی کہ ڈیرے پر ایک لڑکا بھاگتا ہوا آیا اور ہم لوگوں کو جگاتے ہوئے بولا، جلدی آؤ لالا، بڑے چودھری نے تم لوگوں کو جلدی سے بلایا ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا تھا اور انجان بنتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا چھوٹو؟ اتنی صبح صبح کون سی آفت ٹوٹ پڑی ہے؟ پتہ نہیں لالا، تم بس جلدی چلو، چودھری صاحب نے تمہیں اور نادر پاجی کو جلدی سے بلا کر لانے کو کہا ہے۔ چلو پھر چلتے ہیں۔ میں اور نادر اس لڑکے کے ساتھ بھاگتے ہوئے حویلی پہنچ گئے۔ حویلی میں سب لوگ جمع تھے۔ دونوں چودھری بہت غصہ میں تھے، ان کی آنکھیں بھی کافی سوجی ہوئی تھیں، شاید دونوں بڈھے اچھا خاصا رو چکے تھے۔ حویلی پہنچتے ہی وڈا چودھری ہمیں ساتھ لے کر اندرونی کمرے میں پہنچ گیا اور ہم سب سے مخاطب ہوا۔ چودھری غصے سے کانپ رہا تھا، نادر، ہم برباد ہو گئے۔ کسی نے رات کو کامی کے کمرے میں گھس کر میرے کامی اور شبینہ کو مار ڈالا، ساتھ ہی کمرے میں موجود تمام پیسے اور زیور بھی چرا لیے۔ کیا؟ ہم نے یک مشت حیران ہو کر پوچھا، یہ کیا کہہ رہے ہیں چودھری صاحب؟ اتنی جرت کس حرامی کی ہو گئی کہ اس نے چودھریوں کی حویلی میں گھسنے کی ہمت کی اور کامی چودھری پر اتنا ظلم کر دیا؟ چودھری غم و غصہ سے نڈھال ہوا جا رہا تھا۔ غضبناک آواز میں بولا، ہمیں پتہ ہے یہ کس کتی کے بچے کا کام ہے۔ یہ آستین کا سانپ ہمارا ہی ایک آدمی ہے، میں نے اسی لیے تم لوگوں کو یہاں بلایا۔ چودھری کی بات سن کر میں ڈر گیا کہ کہیں اسے ہم پر تو شک نہیں ہو گیا۔ تبھی چودھری دوبارہ بولنا شروع ہوا، تم دونوں ابھی میرے آدمیوں کو لے کر گاؤں جاؤ اور شاہ نواز حرامی اور اس کے بھائیوں کو اٹھا کر یہاں لاؤ، اور ابھی جا کر پہلے اس کے پورے گھر کی اچھی طرح تلاشی بھی لے لینا۔ میں اور نادر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی ہم نے مزید 4 آدمی اپنے ساتھ لیے اور چودھریوں کے ایک ڈبل ڈور ڈالے میں بیٹھ کر شاہ نواز کے گھر پہنچ گئے۔ ہم دونوں سمیت چودھریوں کے 4 آدمی بھی اسلحہ سے لیس تھے۔ ہمارے پاس تو خیر لیوگر ہی تھے، مگر ان 4 آدمیوں کے پاس کلاشن کوف تھیں۔ شاہ نواز کے گھر پہنچتے ہی ہم نے گاڑی ایک سائڈ پر کھڑی کر دی۔ گیٹ کھٹکھٹانے کے بجائے نادر دیوار سے ہی گھر کے اندر کود گیا اور پھر باہر کا گیٹ کھول دیا۔ ہم سب لوگ بجلی کی رفتار سے شاہ نواز کے گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ اندر جاتے ہی ہم لوگوں نے گھر کے کمروں کے دروازوں پر لاتیں مار کر انہیں توڑ دیا۔ ایک کمرے میں شاہ نواز اور اس کی بیوی سوئے ہوئے تھے، دوسرے کمرے میں شاہ نواز کے بچے تھے، جبکہ تیسرے کمرے میں شاہ نواز کے 2 بھائی سوئے ہوئے تھے، جبکہ باقی 2 کمروں میں کوئی بھی نہیں تھا، وہاں صرف ضروریات زندگی کا سامان موجود تھا۔ ہم نے اسلحہ کے زور پر سب لوگوں کو قابو کر لیا، بلکہ یوں کہہ لو کہ وہ سب لوگ خود ہی قابو میں آ گئے۔ ایک تو ہم لوگ اتنی تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوئے تھے کہ انہیں کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا، دوسرا ہمارے ہاتھوں میں موجود اسلحہ دیکھ کر وہ لوگ خود ہی آرام سے بیٹھ گئے۔ سب لوگوں کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے بعد نادر نے چودھری کے آدمیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور پورے گھر کی تلاشی لو۔ جب سب لوگ تلاشی لینے گئے تو نادر بھی ایک کمرے میں چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے شبینہ کا وہی ہار جیب سے نکالا اور اس کمرے میں ایسی جگہ پھینک دیا جہاں یہ آسانی سے نظر آ جائے، اور پھر فوراً ہی کمرے سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد چودھری کا ایک آدمی اسی کمرے میں تلاشی لینے گیا تو اسے شبینہ کا وہی ہار مل گیا۔ چودھری کا آدمی فوراً کمرے سے باہر نکلا اور شبینہ کا ہار نادر کو دکھا کر کہنے لگا، یہ دیکھیں نادر بھائی، یہ ہار اندر سے اس کمرے میں سے ملا ہے۔ یہ سنتے ہی شاہ نواز کی سیٹی گم ہو گئی، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہار کو دیکھنے لگا۔ اسی دوران نادر شاہ نواز کی طرف دیکھ کر زور سے دھاڑا، کتے کی نسل، اتنا قیمتی ہار تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ اور ساتھ ہی اسے زوردار لات مار دی۔
शाहनवाज पहले ही ये सोचकर बदहवास था कि ये सब क्या हो रहा है। बाकी रही सही कसर नादर की गालियों और लात ने पूरी कर दी थी। लात लगते ही शाहनवाज जमीन पर गिर गया। इस बार चौधरी के आदमी को डांट पिलाते हुए मैं गोया हुआ, हरामखोर, जाकर उस पूरे घर की अच्छी तरह तलाशी ले, सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दे, इस कंजर की औलाद का। यह सुनते ही चौधरी का आदमी बुदक कर दोबारा कमरे के अंदर घुस गया, मगर काफी देर तलाशी लेने के बाद भी उन लोगों को कुछ नहीं मिला। कुछ होता तो मिलता ना। उसके बाद हम लोगों ने शाहनवाज और उसके भाइयों को गाड़ी में डाला और हवेली की तरफ चल पड़े। रास्ते में नादर और मैंने शाहनवाज और उसके दोनों भाइयों की खूब सेवा की। उन लोगों को तो पता भी नहीं था कि आज इनके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही हम हवेली पहुंचे, शाहनवाज और उसके भाइयों को गाड़ी से निकालने के बाद हमने दोबारा उन लोगों को थप्पड़ और ठुड्डे मारे और फिर अंदर जाकर उन्हें चौधरियों के सामने पेश कर दिया। वड्डा चौधरी हमारी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। नादर ने जल्दी से शबीना का हार चौधरी के सामने कर दिया। चौधरी साहब, बस यही एक चीज इसके घर से मिली है। हमने पूरा घर छान मारा, मगर इसके अलावा और कुछ नहीं मिला। हार पर नजर पड़ते ही चौधरी की आंखों में खून उतर आया। बस ये सुनने की देर थी। गुस्सा से लबरेज वड्डे चौधरी का बेटा नूर सियाल गालियां बकता हुआ आगे बढ़ा और शाहनवाज के मुंह पर अंधाधुंध मुक्के और थप्पड़ बरसाने लगा। शाहनवाज के मुंह और नाक से खून निकलने लगा। फिर नूर सियाल ने शाहनवाज को गर्दन से पकड़कर नीचे गिरा दिया और एक पांव उसके मुंह पर रख के पूरा जोर उसी एक लात पर डाल दिया और शाहनवाज के मुंह को जमीन पर रगड़ने लगा। साथ ही दूसरे पांव से जमीन की मिट्टी शाहनवाज के चेहरे पर डालने लगा। शाहनवाज रोता बिलखता रहा और माफियां मांग मांग कर चौधरियों से अपना कसूर पूछता रहा, मगर नूर सियाल तो गुस्से से पागल हो चुका था। उसे तो जैसे कोई आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। जब नूर सियाल शाहनवाज को मार मार कर थक गया तो वड्डे चौधरी ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। फिर वड्डे चौधरी ने शाहनवाज को उसका वही पिस्टल दिखाया जो कि शबीना और कामी की लाश के पास से मिला था, और फिर शबीना का हार उसे दिखाते हुए उसका जुर्म उसे बताया। ये देख शाहनवाज, गिड़गड़ा कर माफियां मांगते हुए बोला, चौधरी साहब रहम करें, मैंने आप लोगों की बहुत खिदमत की है। ये मेरा पिस्टल कुछ दिन पहले ही किसी ने आपकी के डेरे से चोरी कर लिया था, और ये हार मेरे घर कैसे पहुंचा मुझे इसका कोई इल्म नहीं। कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। मैं बेकसूर हूं। लेकिन चौधरियों ने उनकी एक न सुनी। किस्सा मुख्तसर, चौधरियों ने शाहनवाज और उसके दोनों भाइयों की बहुत धुलाई की और उनसे उगलवाने की कोशिश करते रहे कि और कौन कौन तुम लोगों के साथ शामिल था, मगर इन लोगों ने कुछ किया होता तो किसी का नाम बताते। तीनों भाई बस मार खाते रहे और मैं उनकी ये हालत देखकर दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था। उसके बाद चौधरी ने शाहनवाज और उसके दोनों भाइयों को पूरे गांव के सामने बांधकर उन पर शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। कुत्ते इन तीनों भाइयों के जिस्मों को नोचते रहे, मगर गांव के किसी आदमी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि चौधरियों से कोई सवाल कर सकता या उन्हें ऐसा करने से रोक सकता, क्योंकि अगर कोई ऐसी कोशिश भी करता तो उसका भी यही अंजाम होता। इन तीनों के मरने के बाद पुलिस आई और लोगों के बयान रिकॉर्ड करके चली गई। गांव के लोगों ने भी चौधरियों की मर्जी के मुताबिक बयानात दिए थे। रिपोर्ट में यह दर्ज किया गया कि सुबह सवेरे गांव के 2 खूंखार कुत्तों ने तीनों भाइयों पर हमला करके उन्हें मार डाला। शाम तक शबीना और कामी सियाल का कफन दफन भी हो गया था। रात गए तक मैं और नादर चौधरी की हवेली में ही रहे और फिर घर वापस आ गए। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था। मैंने शाहनवाज और उसके दोनों भाइयों को चौधरियों के हाथों ही उसके अंजाम तक पहुंचा दिया था। मेरा शाहनवाज से बदला भी पूरा हो गया था, साथ ही चौधरियों के 3 जानिसारों का भी खात्मा हो गया। अब की बार चौधरियों के खानदान की बारी थी। अगले 2-3 दिन शबीना और कामी की कुलखानी और ताजियत वालों की मसरूफ में गुजर गए। उम्मीद है दोस्तों आज की एपिसोड आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़
चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें, इतनी मेहनत आपके लिए ही करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज।